अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 43B का सबसेक्शन एच, जो कि 45 दिन या फिर 15 दिन की बात करता है। 45 डेज 15 डेज के अंदर पेमेंट की, डिसअलाउंस की जो बात करता है, एक्सपेंस की, क्या वो सबके ऊपर अप्लाई होगा, अगर अप्लाई होगा तो कितना लिमिटेशन या क्या टाइम लिमिट रहेगी उसकी, सब चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व होने वाले हैं, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैं आपकी वो रिजोल्व कर देता हूँ। वीडियो देखने के बाद आपको काफी रिलैक्सेशन मिलने वाली है यहाँ पर, और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपकी टेंशन भी कम हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 43B। तो क्या ये सेक्शन नया है? सेक्शन बिल्कुल भी नया नहीं है, इसमें पहले से ही काफी सारे पॉइंट्स थे। इसकी क्लोज में यहाँ पर जो पॉइंट है, जी तक की क्लोज ऑलरेडी एग्जिस्ट थी। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन अप्लाइड होता है इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, और यहां पर एक्चुअल पेमेंट बेसिस खर्चा अलाउड किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो क्लोज नंबर ए है, क्लोज नंबर ए से लेकर क्लोज नंबर जी तक जो पॉइंट लिखे हैं, उस पे यहां पर प्रोवाइजो भी अप्लाई होता है कि अगर कोई एसएससी अपनी ड्यू डेट की रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है उससे पहले भी पेमेंट कर देता है, तो उसको खर्चा अलाउड कर दिया जाता है उसी साल के लिए। तो जो ये जो सेक्शन है, ये फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू आया है। 1 अप्रैल 24 से अप्लाई हो रहा है असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2024 का मतलब है कि यहां पर जो है 1 अप्रैल 2023, ध्यान से समझिएगा, 1 अप्रैल 2023 जो फाइनेंशियल ईयर है आपका 23-24 उस पर अप्लाई हो जाएगा। उसका असेसमेंट ईयर यहाँ पर जो है 24-25 है। ठीक है, तो पहले आपके लिए अप्लाइड है, अप्लाइड जो है क्लोज एच है। अब वो क्या सबके ऊपर अप्लाइड है? तो पहले इस सेक्शन को पूरा ध्यान से समझिएगा और कोई भी गलत फहमी में आप मत रहिएगा कि आपको इसमें प्रॉब्लम है या फिर ये जो है बिना एमएसएमई वालों के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, पहली बात वो है समझिएगा, एनी सम पेबल बाई एसएससी। एसएससी का मतलब है कोई भी एसएससी हो सकता है, वो यहां पर बायर की बात हो रही है। ठीक है, टू ए माइक्रो और स्मॉल, तो यहां पर केवल माइक्रो और स्मॉल को कवर किया गया है, मीडियम को कवर नहीं किया गया है। बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट। ठीक है, तो ये एमएसएमई एक्ट है, अमेंडेड एक्ट है ये भी। तो ये कह रहा है कि जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है सेक्शन 15 के अंडर में, एमएसएमई वाले में, तो अगर उसके अंडर में किसी ने पेमेंट नहीं की तो जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउड हो जाएंगे। ठीक है, और वो तभी अलाउड होंगे जब वो एक्चुअल पेमेंट कर दी जाएगी उनकी। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा है कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस अलाउड होंगे और जिस साल में वो पेमेंट होगी उस साल के लिए अलाउड हो जाएंगे। तो अब यहां पर 31 मार्च 2024 को जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने जा रहा है उसमें इसका रोल तो आ गया है, ये चीज कंफर्म है, यहां पर ये रोल एप्लीकेबल होगा। बट लेकिन ये जो पावर एमएसएमई एक्ट से यहां पर ली गई है, एमएसएमई एक्ट के अंडर में तो और भी प्रोविजंस है, तो वो तो आपने रीड ही नहीं किया, आपने केवल बस सेक्शन 43B एच रीड कर लिया, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत आ गई है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हमें इस वाले प्रोविजन के साथ साथ उसके अदर प्रोविजंस भी तो चेक करने पड़ेंगे ना। सेक्शन 15 है, सेक्शन 16 है, सेक्शन 8 है, तो सेक्शन नंबर 8, 15, 16 और जो ये डेफिनेशन की कितनी टर्नओवर के अंडर में ये माइक्रो स्मॉल कवर होगी, वो उसके लिए आपको एमएसएमई एक्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले एमएसएमई एक्ट का सेक्शन 15 ही आप समझ लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर लिखा हुआ है, वेयर एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स और रेंडर एनी सर्विसेज टू एनी बायर। तो यहां पर जो है गुड्स सप्लाई की बात आ रही है कि अगर कोई पर्सन जो है वो सप्लायर है और वो गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है किसी बायर को, तो जो बायर है वो उसकी पेमेंट करेगा ऑन और बिफोर द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन हिम। जो भी इन दोनों के बीच में डेट बनेगी उसके बेस वो एग्री करेगा। और जो सप्लायर है, अगर रिटर्न में वो चीज हो जाती है, ठीक है, अगर रिटर्न में नहीं है तो फिर बिफोर द अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे में क्या लिखा गया है वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अब यहां पर जो है इसका एक प्रोवाइजो भी दे रखा है, हर सेक्शन में एक प्रोवाइजो आता है। तो यहां पर ये कह दिया कि किसी भी तरह से वो जो एग्रीड अपॉन वाली बात आ रही है कि उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा, तो वो जो है 45 दिन से ज्यादा का अगर होगा तो 45 दिन ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है,
तो जो हमारे यहाँ पर 45 डेज आ रहे हैं वो यहाँ से निकल के आ रहे हैं। और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर वो 15 डेज की लाइबिलिटी यहाँ पर आपकी आ जाती है। अब यहाँ पर 15 डेज की जो लाइबिलिटी आती है कि एग्रीमेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली 15 डेज लगेंगे। तो ये 15 डेज और 45 डेज जो है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो खुद से लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्सेप्टेंस की भी बात हो रही है, एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पर इस एक्ट को, इस एक्ट के इतने सारे प्रोविजंस हैं, इसके सेक्शन नंबर 1 से लेकर अगर आप रीड करेंगे सेक्शन नंबर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे प्रोविजंस यहाँ पर दिए गए हैं, वो तो रीड नहीं हुए हैं और डायरेक्ट बस ये चीज कह दी गई है कि सबको करना जरूरी है। देखिए कितने सारे यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं, आप इसको जो है उससे डाउनलोड कर सकते हैं एमएसएमई एक्ट से। मैं आपको लेकर चलूंगा। अभी सबसे जरूरी चीज है सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं करता है, जो उनके एग्रीमेंट की जो बात हुई है, तो उसको जो है एक पीनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये पेनल्टी के टाइप का लगाया जा रहा है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट विद मंथली रेस्ट टू द सप्लायर, ठीक है। 3 टाइम्स की बात कर रहे हैं और आरबीआई रेट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। ये जो है एक पीनल इंटरेस्ट टाइप का है, तो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होगा, ये आप नोट कर लीजिए, बात सही है। अब अगला पॉइंट आता है, अभी मैं आपको यहाँ पर सबसे बड़ी रिलैक्सेशन यहाँ पर दूंगा इस सेक्शन में कि यहाँ पर जो 15 दिन है या जो ये 45 दिन है ये कहाँ से काउंट होंगे। ये अपने आप ही थोड़े ही लग जाएंगे कि अगर हमारे बिल की डेट है या सर्विस प्रोवाइडिंग की डेट है या गुड्स सप्लाई की डेट है, क्या उससे ये लग जाएंगे? नहीं। तो यहाँ पर बात हो रही है एक्सेप्टेंस की, ठीक है, एक एक्सेप्टेंस की भी बात हो रही है, अपॉइंटेड डे की भी बात हो रही है, तो ये भी चीजें आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद जो है सेक्शन 17 के अंडर में भी 18 के अंडर में भी काफी प्रोविजंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। पहले आप इसका सेक्शन नंबर 8 देख लीजिए। तो सेक्शन नंबर 8 जो है वो यहाँ पर क्या कह रहा है, एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू एस्टेब्लिश, वो जो इस एक्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा सेक्शन 8 की कंडीशन को, ठीक है। तो जब आप ये कंडीशन पढ़ेंगे तो यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, मैन्युफैक्चरिंग वाली, सर्विस प्रोवाइडिंग वाली, टाइम टू टाइम अपडेट हुई। पहले एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, फिर उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग है, जो EM1 EM2 में आते थे उनको यहां पर कन्वर्जन का टाइम दिया गया। उसके बाद प्रोवाइजो आया, फिर 180 डेज का टाइम भी दिया गया। फिर उसके बाद जो है कि जो पर्सन खुद से जाएगा और वहां पर खुद को एनरोल कराएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, टू फॉर्म ऑफ द मेमोरेंडम द प्रोसीजर ऑफ इस फाइलिंग अदर मैटर इंसिडेंटल देयर टू नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें क्या है कि एक फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड होगा, फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड होने के बाद उसकी अथॉरिटी स्पेसिफाइड होगी। उसके बाद जब आप उसमें जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे तभी आप इस एक्ट का बेनिफिट ले पाएंगे। क्या बिना रजिस्टर किए कोई भी एंटिटी एमएसएमई हो जाएगी अपनी मर्जी से ही? नहीं। अब ये उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो ये चीज बिल्कुल क्लियर यहां पर आप समझ लीजिए कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होल्डर्स ही इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी, आपको लेटर लिख के चीज कंफर्म करना पड़ेगा कि एज ए बायर जिससे भी आपने गुड्स या सर्विसेज लिए हैं तो उनसे आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि वो माइक्रो और स्मॉल में कवर हो रहे हैं या नहीं। मीडियम का आपको लेना ही नहीं है, आपको माइक्रो और स्मॉल लेना है। वो सर्टिफिकेट जो वो देंगे उसमें क्लियरली मेंशन होगा, क्या मेंशन होगा, कैटेगरी भी मेंशन होगी, सब कुछ मेंशन होता है। उसके साथ साथ अब अगला पॉइंट आता है कि जो कैटेगरी है उसकी वो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस प्रोवाइडर और उसके साथ साथ ट्रेडर्स पे भी लगेगी क्या, क्योंकि 2021 में अमेंडमेंट हो गया था कि इसमें ट्रेडर्स भी कवर होंगे। तो मैं आपको अगला पॉइंट यहां पर बता देता हूं बिल्कुल क्लियर। उसके लिए आपको जो है सेक्शन 2 एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 2 के क्लोज ई, ठीक है, तो इसमें आपको आना पड़ेगा। यहां पर एंटरप्राइजेज का मीनिंग दिया गया है, एंटरप्राइज मीन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और बिजनेस कंसर्न or any other establishment by whatever name called engaged in manufacture or production of goods in any manner pertaining to an industry specified in first schedule or engaged in providing or rendering of any service or services। तो ध्यान से देखिएगा कि जो एंटरप्राइजेज है उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है मैन्युफैक्चरिंग
और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो सेक्शन 43B का सबसेक्शन एच है ये एप्लीकेबल नहीं होगा ट्रेडर्स के लिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा गया है डेफिनेशन के अंडर में कि जो ये एप्लीकेबिलिटी है वो एंटरप्राइजेज पे होगी एमएसएमई एक्ट की। और एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग जो एंटरप्राइज है वो मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या प्रोवाइडर ऑफ सर्विस पे आता है। अब यहां पर आएगा कि सर ट्रेडर्स भी तो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जो ट्रेडर्स के लिए जो बेनिफिट प्रोवाइड किया गया था वो केवल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पर्पज से किया गया था कि उनको लोन्स में जो है वो प्रेफरेंस मिले, या फिर अगर टेंडर्स लेने की बात हो तो वहां पर भी उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन में उसको कवर कर लिया गया। ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन अलाउड किया गया है कि रिटेल या होलसेल ट्रेडर भी उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, बट उनको एंटरप्राइज की डेफिनेशन में कवर नहीं किया गया। तो यहां पर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू काम करेंगे कि आप अगर सिक्योर्ड पर्पज से चलना चाहें तो आप ट्रेडर्स यानी कि जिनसे आप जो है बाय कर रहे हैं, ट्रेडर्स से, वो होलसेलर भी हो सकते हैं, रिटेलर भी हो सकते हैं, आप उस पर ये लगाना चाहें और कंप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बट लेकिन मैंने आपको बता दिया है मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए अप्लाइड है। अब ये जो बेनिफिट है ये केवल एमएसएमई के लिए, पूरे एक्ट का बेनिफिट नहीं दिया गया था ट्रेडर्स को। जब आप चेक करेंगे, आप जाएंगे किसी भी एंटिटी में ये बेनिफिट लेने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ साथ, तो आपको ये चीज पता भी लग जाएगी। ठीक है, तो यहां पर पूरा का पूरा इन पर एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। स्पेशल प्रोविजन भी इनको पावर दी गई थी कि हाँ ये उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में अलाउड था। लेकिन सेक्शन 15, अब जब वो एक्ट की एंटरप्राइज पे ही अप्लाइड नहीं है तो सेक्शन 15 यहां पर कैसे अप्लाइड होगा? तो यहां पर आप इस परव्यू को लेते हुए कंप्लायंस करेंगे। अब अगला पॉइंट यहां पर आता है कि ये 45 दिन और 15 दिन जो है कैसे काउंट होंगे, और ये क्या, जैसे मुझे सबके लिए एकदम से देखना पड़ेगा कि प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विस या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स सप्लाइड की बात हो रही है, तो वो क्या डीम्ड बेसिस अप्लाई हो सकते हैं? सपोज करें अगर कोई गुड्स है और आपने उसको अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है, आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है, तो क्या फिर भी 15 दिन काउंट होंगे? अब इसका भी यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफी यहां पर नॉलेज मिलेगी कि जो पर्पज है वो सेक्शन बनाने का जो पर्पज है उसमें कवर किया गया है। ये बात सही है, बट लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसमें ओवरऑल सभी एसएससी को कवर कर लिया जाएगा। क्योंकि अगर ये चीज देखी जाएगी तो हर एंटिटी ये जो डेफिनेशन है उसको क्वालिफाई कर जाएगी। माइक्रो और स्मॉल की, माइक्रो स्मॉल की हम डेफिनेशन भी यहां पर कवर करेंगे। तो एमएसएमई की यहां पर आप डेफिनेशन देख लीजिए, माइक्रो और स्मॉल। ठीक है, तो यहां पर जो है वैल्यू इतनी मिनिमम दी गई है कि इसमें जो है हर टाइप की एंटिटी कवर हो जाएगी। और ऐसा नहीं है, एंटरप्राइज बनना भी जरूरी है। जब आप एमएसएमई एक्ट लगा रहे हैं तो एमएसएमई के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटरप्राइज भी होना जरूरी है। अब देखिए माइक्रो की डेफिनेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़ और एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़। तो 1 करोड़ और 5 करोड़ की लिमिट है हर टाइप की एंटिटी की, आजकल ये टर्नओवर हो जाती है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 10 करोड़ और एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 50 करोड़। तो वो माइक्रो और स्मॉल, आप जिससे भी गुड्स सर्विस या ट्रेडर से कोई भी आइटम बाय कर रहे होंगे इस तरह, तो आपके हर टाइप के क्रेडिटर्स पे ही ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हर टाइप के जो है वो बायर, मतलब एज ए बायर हर टाइप के जो भी आपके क्रेडिटर्स है वो यहाँ पर कवर नहीं होंगे। अब यहाँ पर अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। डेफिनेशन हमने कवर कर लिया है, वो जो 15 डेज और 45 डेज वाली चीज है वो एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये देख लेते हैं या जो प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन वाले आईटीआर फाइल करने वाले हैं उनको भी इसको कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो एक बार रीड करिए एमएसएमई एक्ट का ही यहां पर जो है सेक्शन 2 का सबसेक्शन बी के अंडर में जो अपॉइंटेड डे की बात करता है, जो 15 डेज है वो यहां से निकल कर आए हैं। फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 15 डेज। अब ध्यान से समझिए, 15 डेज तो लिख दिया, फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। तो इसका मतलब है कि जो आपके इनवॉइस की डेट है वो यहां पर नहीं लगेगी। ठीक है, वो तब काम करेगी जब आपने एक्सेप्टेंस दे दिया हो ऑफ एनी गुड्स और सर्विस बाय ए बायर फ्रॉम ए सप्लायर।
ठीक है। द डे ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब है वो भी क्लियर समझाया गया है, द डे ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। अब यहां पर देखिए कंटिन्यूस सर्विस के केस में यहां पर एक्चुअल रेंडरिंग क्या पता ना हो, तो देखिए 45 डेज या 15 डेज जो है आपको एकदम से ही फ्लैट कैलकुलेट नहीं करने हैं कि आपके क्रेडिटर्स आ रहे हैं और आपने टैली में गए आपने फटाफट से चेक कर लिया। आप ये नहीं चेक कर सकते हैं। आपको इसको चेक करने के लिए पर्टिकुलर उस वेंडर्स के जो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स है या रेंडरिंग ऑफ सर्विस है उसकी प्रॉपर डेट आपको चेक करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास हो सकता है कि डेली बेस पर बिल्स तो आते हो लेकिन अभी तक जो है गुड्स को चेक ही ना किया गया हो या जो सर्विस है उनको वेरीफाई ना किया हो, कंप्लीट ही ना हुई हो, तो वो वाले क्रेडिटर्स यहाँ पर कवर नहीं होंगे। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है ये 15 दिन और 45 दिन कहां से काउंट होंगे, जब ये आपने ऑब्जेक्शन कोई रेज कर दिया हो, वेयर एनी ऑब्जेक्शन इज मेड इन राइटिंग बाय ए बायर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विस विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेज ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स या एंडिंग ऑफ सर्विस द डे ऑन विच ऑब्जेक्शन इज रिमूव। तो ठीक है भाई, अभी जो है गुड्स का अभी तक ऑब्जेक्शन जो है वो हटा ही नहीं है, तो एक यहाँ पर ये पॉइंट भी आता है, मतलब ये 45 डेज और 15 डेज की आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, जो गुड्स या सर्विस एक्सेप्टेड हो चुके हैं उनके लिए आप फटाफट से चेक कर लीजिए, उनके ऊपर ये थोरोली एप्लीकेबल होगा। द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस मींस वेयर नो ऑब्जेक्शन इज मेड इन राइटिंग बाय द बायर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स द डे ऑन एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और एंडिंग्स। तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है 45 दिन, और जो यहाँ पर 15 दिन की बात हो रही है वो कैलकुलेट करने का तरीका यहाँ पर एक्ट में भी प्रोवाइड किया गया है। केवल यही नहीं है कि बस हम सेक्शन 15 को यहाँ पर रीड करेंगे, उसके साथ साथ सारे सेक्शन हमें रीड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो एक क्लोज है ये इसके ओवरराइडिंग इफेक्ट भी आते हैं। सेक्शन 44AD जो प्रिजम्पटिव की बात करता है वो एक्सक्लूड करता है। ठीक है, अब मैं आपको सेक्शन 44AD यहाँ पर दिखा देता हूँ। यानी कि जो एसएससी 44AD में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, पहले 2 करोड़ की लिमिट थी, अब उसकी 3 करोड़ की लिमिट है। 5% कैश एक्सपेंस वाला या रिसीट वाला क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो 3 करोड़ की लिमिट इस साल से एप्लीकेबल है। तो उसमें आपको ये सेक्शन अप्लाइड नहीं करना है, आपको उसमें रिलैक्सेशन मिल गई है कि जो प्रेजेंटिव वाले हैं वो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये डिसअलाउंस की जो बात हो रही है एक्चुअल बेसिस पे अमाउंट की, तो ये मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि जहां पर इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट वाले प्रोविजंस हैं, ठीक है, तो उस केस में जो आपके ऑडिटर हैं वो इस चीज को डिसअलाउ कर देंगे, वो इस चीज को डिसअलाउड कर देंगे। बट लेकिन जहां पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऑडिट की लिमिट जो है वो भी 10 करोड़ की है, तो जहां पर 10 करोड़ से कम वाले केसेस हैं और आप प्रिजम्पटिव में नहीं जा रहे हैं, वहां पर आपको एक्सपेंस जो है खुद से चेक करने हैं, खुद से ही सर्टिफाई करने हैं। ऐसा कोई ऑटोमेटिकली क्राइटेरिया नहीं है कि इनकम टैक्स में कि वो आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाए, आपको खुद से सेल्फ असरटेन करने हैं। तो ये भी कहना एक तरह से गलत है कि आपका डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुद से उसको वेरीफाई करेंगे, खुद से चेक करेंगे, खुद से एडबैक करेंगे अपनी इनकम में, बाद में जो है उसको क्लेम कर पाएंगे। तो बिल्कुल ये भी कहना गलत है कि आपको डिसअलाउड हो जाएगा, खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। खर्चा आपको अलाउड होगा, आपको खुद से उसको जज करना है अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं हो रही है। ये आज का कंप्लीट वीडियो है, मैंने सारे पॉइंट्स का आपको आंसर दे दिया है। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत रहती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सिर्फ पुनी चैनल के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।